है आपका वीकेंड अड्डा में और जिसका नाम हमने रखा है रेड अलर्ट बाजार में। लास्ट वीक आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे मार्केट में बहुत तेज़ उतार चढ़ाव देखने को मिला। जितनी तेज़ी से मार्केट ने करेक्शन लिया उतनी तेज़ी से रिकवरी हुई, फिर करेक्शन, फिर रिकवरी, इस तरह घटनाएं हुई और उसके पीछे कुछ कारण थे। और साथ ही एक दो प्रमुख रिजल्ट्स आए, कंपनियों की अर्निंग शुरू हो चुकी है तो उन्होंने भी कुछ डायरेक्शंस देने की कोशिश की है। युद्ध की एक आशंका जैसी बनी लेकिन हुआ नहीं। इजराइल और ईरान के बीच में काफ़ी टेंशन रहा और उससे मार्केट काफ़ी उलट पुलट गया, उतार चढ़ाव काफ़ी हमें देखने को मिला। तो इसको कैसे डिकोड किया जाए? क्या ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है या प्रॉब्लम अभी शॉर्ट टर्म के लिए ख़त्म हुई है या तूफान के पहले की शांति है, क्या है? क्योंकि मार्केट अगर इस तरह से रिएक्ट कर रहा था तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसको डीपली समझना चाहिए। दूसरा, क्या ऐसे में जब इतना वोलेटाइल मार्केट हो और बहुत सारे इवेंट्स आगे अनफोल्ड होने वाले हों तो पोर्टफोलियो की थोड़ी मरम्मत का भी समय आ गया है कि आप कुछ वीक स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उससे बाहर निकल जाना चाहिए। अर्निंग्स भी देख लीजिए और अर्निंग्स में दो तीन दिग्गज आईटी कंपनीज ने अपने रिजल्ट दिए, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। इन्फोसिस के को हमेशा से माना जाता है कि आईटी का ये बेलवेदर है और इससे अंदाज़ा लगता है कि पूरे सेक्टर में, सिस्टम में चल क्या रहा है। आईटी क्या एक ऐसे ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है जहां भारत की बड़ी कंपनियों को रीथिंकिंग की ज़रूरत है, बिजनेस के तरीकों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से हम लोग देख रहे हैं बहुत सिस्टम में आ नहीं पा रही कंपनियाँ। तो इन्फोसिस के नतीजों से क्या सबक लेना चाहिए, उसको कैसे समझना चाहिए, ये दो तीन विषय हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे इस शो के अंदर। और इसको समझाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं सुनील सुब्रमण्यम सर हैं, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फाइनेंस के, तो उनसे बातचीत होगी। अनुराग जी हमारे साथ हैं, एनसिट कैपिटल के, अमेरिका से जुड़ रहे हैं और आईटी पे बहुत तेज़ी से इन्होंने रिएक्ट किया, तो इनसे समझेंगे क्योंकि इन्हीं के यहाँ से हमारे यहाँ ज़्यादा बिजनेस आता है, तो कैसे देख रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर, और दिल्ली से जुड़ रहे हैं एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। और ये विषय हम एक एक करके लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो विषय जिसने मार्केट को बहुत तकलीफ दी वो था टेंशन, जियोपॉलिटिकल इश्यूज। तो पहले एक छोटी सी घटना हुई जो सीरिया में एम्बेसी थी जो ईरान की, उसमें एक अटैक किया इजराइल की ओर से, इस आशंका में कि वहाँ पे हमास के लोग हैं और कुछ एक्टिविटीज़ चल रही, जिसमें उनके एक दो कमांडर मारे गए, कुछ कैजुअलिटीज़ हुई। उसके रिवेंज में ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज़्यादा मिसाइल से हमला किया। लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध उनका आयरन डोम सिस्टम है जिससे उन्होंने रिटेलिएट किया और वो सारी चीज़ें उन्होंने बेकार कर दी या उसका कोई असर नहीं हुआ, या आप कह सकते हैं इसे दिखावे के लिए उन्होंने किया था, कुछ हुआ नहीं उसमें। लेकिन युद्ध कोई भी होता है वो एक्चुअल इम्पैक्ट से ज़्यादा ईगो का और अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी होता है। तो इजराइल ने कहा हम भी बदला लेंगे, कुछ भी हो जाए हम करेंगे। और उसके बाद इजराइल ने देर रात 2-3 उन्होंने हमले किए, कुछ ड्रोन से थे, कुछ छोटी मोटी मिसाइलों से थे, और वो ईरान की तरफ गए। वहाँ भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो उनका एक बहुत सेंट्रल सिटी है जहाँ पे न्यूक्लियर के स्टेशंस वगैरह हैं, उसके आसपास उन्होंने किया कोशिश। तो ये भी एक पोस्चरिंग थी कि देखिए हमारी रीच में सब कुछ है तो हिसाब बराबर। इसमें जो चौधरी थे अमेरिका, उन्होंने दोनों को ये करने दिया और ये भी समझाते रहे कि अब आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन हुआ या नहीं हुआ, मार्केट में बहुत कुछ हो गया। मार्केट में तूफ़ानी तरीके से गिरा और फिर उन्होंने कहा नहीं होगा तो फिर संभल गया। हमें इसको समझना है कि क्या ये एक तूफ़ान से पहले की शांति है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्चुअली बहुत बढ़ी हुई है। तो सुनील सर, आप लोग तो बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं, ऐसी घटनाओं को आप लोग सीरियसली लेते हैं या आपको लगता नहीं ये सब होती रहती हैं आजकल? नहीं, ये एक्चुअली मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है, क्योंकि मार्केट में हवा और वैल्यूएशंस और ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर, सभी को लेकर मार्केट ने पूरा डिस्काउंट कर लिया था। यानी गुड न्यूज इज ओनली देयर, नो गुड न्यूज, नो बैड न्यूज इज देयर। तो ऐसी जो वॉलेटिलिटी आती है तो क्या होता है, थोड़ा हवा कम होता है, और हवा ऑलवेज लो क्वालिटी स्टॉक्स में या हक से ज्यादा जो बढ़ गए हैं उसी में ज्यादा करेक्शन आता है।
तो एक नॉर्मलाइजेशन मैं मानता हूं कि मार्केट में ऐसी घटनाओं के कारण आती है। एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये टेंशन न्यूक्लियर वॉर में आ जाए तो पूरा वर्ल्ड की सिचुएशन तो कभी कई अलग होगी, तो उसको सोचना ही नहीं चाहिए। मगर ये छोटी मोटी जो चीजें आती है, इससे जो एक नर्वसनेस आता है शॉर्ट टर्म निवेशक में, चाहे वो इंडियन स्पेकुलेटर्स हो या हेज फंड्स हो, मैं मानता हूं ये लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए ये अच्छी खबर ही है। क्योंकि एक वो चीज है कि इनका हटने से एक थोड़ा सैनिटी आएगा मार्केट में, वो एक बात है। सेकंड बात, मैं मानता हूं कि ऐसी करेक्शंस आई है आफ्टर अ लॉन्ग बुल रन इन द स्टॉक मार्केट। यानी जो भी आज इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के वजह से निकाल रहा है, वो प्रॉफिट से निकल रहा है। यानी उसके हाथ में पैसा बने हैं, ये नाराज होकर नहीं निकले हैं। तो ये पैसा जब निकलता है, जाके साइडलाइन में वेट करता है एक लिक्विड फंड या डेट कैटेगरी में, जहां से वापस घुस सके। तो ये मैं कहूंगा कि ये भी अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर बाइंग के लिए जब ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कम हो जाती है और एक क्लैरिटी मिल जाती है फ्यूचर के बारे में, तो ऑटोमेटिकली ये पैसा वापस भी आ सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बाहर नहीं गया, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, और वो सब खुश है क्योंकि प्रॉफिट बनाया, अपने अकाउंट में किया, बोनस बोनस उठाया, तो एक अच्छी खबर ये भी। तीसरी बात मैं मानता हूं कि ऐसे करेक्शंस में आप देखिए, डोमेस्टिकली अभी एसआईपी बुक इतना बढ़ गया है, 19,000 करोड़। हर महीने फंड मैनेजर के पास पैसा आ रहा है कुछ ना कुछ स्टॉक खरीदने के लिए। 5% शायद 10% तक कैश रखते हैं, ये तो खरीदारी करनी है। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन के वॉलिटी आती है, तो वो निवेशकों ने, ये फंड मैनेजर्स कुछ स्टॉक्स को और सस्ते में खरीद पा रहे हैं। तो उनकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये शॉर्ट टर्म करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआईपी रियली काम करता है जब इंटरमिटेंट वॉलिटिलिटी हो। अगर सीधा हर एक दिन मार्केट ऊपर बढ़ रहा है और आप एसआईपी करें, तो आपका रिटर्न उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर यूनिट आप महंगी दाम पे खरीद रहे हैं। तो इंडियन जनरल निवेशक जो म्यूचुअल फंड में इतने ज्यादा एफआईसी एसआईपी में कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी शॉर्ट टर्म में टेंशन का आना, स्पेशली खास करके, ये इंडिया की कोई ग्रोथ स्टोरी में कोई वॉलिटिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकली कोई ये नहीं है, उसके कारण ये आ रहा है। तो इंडिया का स्टोरी तो स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म इंडिया की स्टोरी को ही खरीद रहे हैं वो म्यूचुअल फंड के जरिए। तो ऐसे करेक्शन आने से उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, इसलिए मैं वेलकम करता हूं ऐसे करेक्शन। और फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये टेंशन के कारण इंडिया के लिए असर दो तीन जगह से आ सकती है। वो एक है कि ईरान का इसमें शामिल होना, तो क्या ऑयल के दाम पर, क्योंकि और हॉर्मुज स्ट्रेट में उन्होंने कुछ ब्लॉकेड लगा दिया, और ऑयल जो ऑलरेडी 90 को पार कर चुकी है, क्या वो 100 से ऊपर जाएगी? तब अब मान लीजिए कि बहुत से हेज फंड्स अपना बेट्स को इंडिया से निकाल कर एक कमोडिटी और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे ब्राजील, रशिया, वहां पे निवेश करेंगे। वो थोड़ा डिसाइसिव, थोड़ा कैपिटल फ्लो बाहर जा सकता है। पिछली बार जब हुआ था ऐसे शार्प राइज इन ऑयल, तो बहुत दिक्कत हुई थी। तो वो एक याद रखने की जरूरत है और ट्रैक करने की जरूरत है कि तेल का दाम पे इसका आउटलुक और असर क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही है, एक फॉरेन निवेशक, शॉर्ट टर्म फॉरेन निवेशक जैसे हेज फंड्स होते हैं, वहां पे इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का तेल के ऊपर मैं क्लोजली ट्रैक करूंगा। वही कुछ मायने रखती है मुझे कि क्या ये वॉलिटिलिटी बहुत लंबी अवधि तक रहेगी या हो जाएगी एक महीने के अंदर खत्म। ओके अग्रवाल जी, आपको लगता है कि ये वाली टेंशन खत्म हो गई है, ये जियोपॉलिटिकल अभी सुलग रहा है, आगे डर बना रहेगा? जी नीरज जी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। द वर्ल्ड वॉज नेवर एट पीस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन इट्स हिस्ट्री। सो जो भी हमने थोड़ा बहुत देखा है शांति, वो शायद कुछ लास्ट 40-50 सालों में ही देखी है, और वो भी उस फ्रीक्वेंसी को हम कंपेयर करें बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल द अदर कंट्रीज। तो कहने का मतलब ये है कि जो वॉर हो रही है बिटवीन द टू कंट्रीज और मल्टी पार्टी, ये दुनिया की हिस्ट्री रही हुई है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब ऐसे ही नहीं हुए जहाँ पे इतनी सारी कंट्री इन्वॉल्व थी। आज की सिनेरियो देख लें, ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की बात चली रही है, जहाँ पे हमको पता है कि 1 साल से ऊपर हो गया, वहाँ कुछ ईज आउट जैसा तो हुआ नहीं है। बट ये फिर भी चलिए, आप एक सर्टेन ज्योग्राफी में ही लिमिटेड थे। अब आप एक दूसरी जगह पे यूरोप में चले गए जहाँ पे अब ईरान इराक आ गया, एंड उसके बीच में हम देख रहे हैं कि हमास के थ्रू फाइनली यू आर गोइंग नाउ नियर टू ईरान, जो कि एक्चुअल में ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही हुई है पास्ट में। अब वो आमने सामने आ गए। और थोड़ा सा आप रशिया के, आप इधर थोड़ा चाइना और थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया की तरफ चले जाएं, तो उनके भी कुछ ना कुछ बयानबाजी तो आती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से रहती है। डिपेंड ये करता है कि सिनेरियो किस समय कितनी ख़राब हो रहे हैं या कितने सुधरते हुए आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान अनदर एक बहुत एविडेंट
हमारी राइवलरीज रही है और उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ हुआ हुआ है. सो जब ये होता रहेगा मार्केट के अंदर में, इस तरह की कोई न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा. तो मुझे मार्केट का रिएक्शन को लेकर सरप्राइजिंग नहीं है एज फार एज जो करेक्शन हमने इन द इंटरम देखा. बट आज बाउंस बैक भी देखने को मिला. तो फिर बात क्या हो रही है? बात बड़ी सिंपल सी है. इंडिया स्पेसिफिक अभी तक हमारे सामने कोई भी एविडेंटली प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, सिवाय इस कंसर्न की अगर $100 के ऊपर क्रूड ऑयल चला गया तो फिर हमारे यहाँ पे एक जो है प्रेशर आ सकता है फ्रॉम द फिजिकल डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक हमारी जीडीपी रिजल्ट सीजन या हम कोई भी मैटर को लेकर बात कर ले, वहाँ पे अभी तक ऐसा कोई कंसर्न एविडेंटली दिख के बाहर नहीं आया. तो हम अभी भी स्ट्रांग है. एंड हमारी जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज है, जो कि अभी सुब्रमण्यम साहब भी बता रहे थे कि भाई आज आपके पास जो डोमेस्टिक इन्फ्लो है 19,000 करोड़ का महीने का, वो काफ़ी बड़ा नंबर है. एंड हर महीने 19,000 करोड़ मार्केट में नहीं जा रहा है. उसमें से कुछ कैश भी लोग होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे जैसे और भी फंड मैनेजर को लगता होगा कि एक साथ पैसे नहीं लगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली लीनियरली ऊपर जा रहा था. तो इस तरह की करेक्शन आई वुड एग्री कि अच्छी होती है मार्केट के लिए. ये मैंने पॉइंट समझ लिया आपको. मेरे को पहले उससे पहले ये समझना है कि क्या जो तनाव बना है, ये बात आपकी एकदम सही कि वर्ल्ड नेवर एट पीस, कि वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी बढ़ गया कभी घट गया. इस बार थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसके बीच में दो ग्रुप भिड़ गए हैं आपस में. ये एस्केलेट हो सकता है क्या? ये मार्केट ने क्या पूरी तरह डिस्काउंट कर लिया है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, या उनको ये डर है कि ईरान भी अब रिटेलिएट कर सकता है और उसका बिल्कुल क्रूड पे तुरंत असर आएगा? मुझे लग रहा है मार्केट, नीरज जी, एक अलग लेवल की मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे वो उसी समय उतनी रिएक्शन दे रहा है जितनी न्यूज़ फ्लो सामने है, जितनी आ रही. कुछ भी प्री अटेम्प्ट नहीं हो रहा है. अगर आप ये नोटिस करें, पहले क्या होता था कि आपके पास फियर पहले आ जाता था और फिर आप एक तरह के ट्रेंड में चले जाते थे, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे जैसे ही न्यूज़ फ्लो आ रही है वैसे ही मार्केट अपनी चाल बदल रहा है. सो इस केस में, जैसे कि हमने शुरुआत में भी एक पॉइंट रखा था कि ये वो मार्केट नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टर रात को जाके सो सकते हैं और सोच सकता है कि भैया मेरा पैसा हमेशा हर साल दोगुना चौगुना होगा. ये वो मार्केट है जहाँ आपको जागे रहना होगा, रात को भी समझना पड़ेगा कि सुबह क्या होने वाला है, और आपको आपके पोर्टफोलियो क्वालिटी जिसे हम कहते हैं बार बार एक सही डिसिप्लिन में, एक सही एलोकेशन के साथ रखना होगा. और बाकी ये चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी. आपका डिसिप्लिन और आपकी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म की, तभी आप इस तरह के वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं. वरना फ्रॉम द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू मैनेज, बिकॉज ये चीज़ें कभी भी बदल जाती है. आज हमें कुछ अच्छा लग रहा है, 2 दिन के बाद कोई और न्यूज़ आ सकती है और मार्केट डेफिनेटली फिर जैसे जैसे चाल बनेगी वैसे ही वो बिहेव करेगा. सो ये मार्केट का ट्रेंड है, कोई भी यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. थर्सडे को 1:26 पे याद है आपको? एक झटके में निफ्टी नीचे आ गया था. इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया कि हम तो कुछ करेंगे. तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, हालांकि ये बात आपकी सही कि इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है. अनुराग से पूछते हैं भाई, वहाँ क्या चल रहा है? क्या अमेरिकन्स ने इस बात को मान लिया है कि अब हम लोग पीस में रहेंगे, या उनको लगता है कि कुछ हो सकता है? देखिए, एक और आप लोगों को जानकारी बता दूँ, ये दोनों ही स्ट्राइक, चाहे ईरान ने किया हो चाहे इजराइल ने किया हो, अमेरिका को बता के किया है. ये मैंने पहली बार देखा कि पहले बता रहे थे कि हम करेंगे हम, और उसके बाद वो करें, दोनों ने, और यूएस की कंसेंट के साथ. तो क्या ये एक, क्या कहते हैं उसको, सब लोग मिले हुए हैं जी, कि हम लोग मिल गए हैं, चलो थोड़ा सा तुम कर लो, थोड़ा सा तुम कर लो, उसके बाद शांत हो जाए, ये था क्या? हाँ, बिल्कुल. तो नीरज जी, एक चीज तो जो सीखनी है हमें कल के इवेंट से, और जो हमें सुन रहे हैं उन सबको भी सीखनी है, वो ये कि आपको अपनी रिलायबल चैनल्स, रिलायबल न्यूज आउटलेट्स पता होने चाहिए, सबको पता होने चाहिए. मैं भी कल दोपहर में तकरीबन जो रिलायबल चैनल्स, जो चैनल्स से ज़्यादा न्यूज़ पब्लिकेशंस जो मैं फॉलो करता हूँ, और मैंने आपको हमारा जो एक चैट चल रही थी उसमें डिस्कशन यही था कि करीब दोपहर का कंक्लूजन यही था कि यूएस इज सेइंग दैट सब काम डाउन करो, एक टोकन रिटेलिएशन कर दो, बट डोंट टेक इट लाइक एन एग्रेसिव मूव. तो ये रिलायबल पब्लिकेशन से खबर ये थी और इस पर हम निश्चिंत थे. अब शाम को हम सब क्लिक बेटेड हो गए बाय एबीसी न्यूज, और उसने नोबडी एल्स हैड कंफर्मेशन, और उसने ये चला दिया और लोग तकरीबन 1-2 घंटे वही देखते रहे. आई थिंक मार्केट्स में भी यही खबर है कि प्लीज क्लिक बेटेड ना हो. आगे के लिए मैं भी नहीं होऊंगा अनलेस माय रिलायबल चैनल से कि ये हो रहा है, मैं उसको बिलीव नहीं करूंगा. बहरहाल
इसके आगे अगर बढ़े नीरज जी, तो दो तीन चीजें जरूर लिंक्ड हैं। और आपकी बात, अब देखिए, अभिषेक की बात से भी सहमति है मेरी। जो पीस डिविडेंड था करीब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से और कोल्ड वॉर के बाद से तो तकरीबन और कंफर्म हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड एंड पीस डिविडेंड जो वर्ल्ड ने एंजॉय किया वो अब डिसरप्ट हो गया है। और उसमें क्लियरली राइज ऑफ चाइना एज अ सेकंड डेवलपिंग वर्ल्ड पावर वो इम्पोर्टेंट है। रशिया का आइसोलेशन एंड इट्स गेटिंग क्लोजर टू चाइना वो इम्पोर्टेंट है। बाकी नेशंस का एक अपना हिस्सेदारी मांगना, वो सब चीजें कुल मिलाकर के, और मिडल ईस्ट की तो टेंशन तमाम बढ़ ही रही है। तो कुल मिलाकर के ये मानना पड़ेगा, और सब लोग ये मान रहे हैं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अब ये यूनिपोलर से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं, वो हमें ज्यादा समझने हैं और ध्यान देने हैं। फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस उसके क्या है नीरज जी? दो तीन हैं। एक, हम देख ही रहे हैं कि मेटल प्राइसेस एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल हो गया, एनर्जी हो गया, इनकी तरफ एफर्ट बढ़ेगा कंट्रीज का और इनके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। इसका रिजल्ट स्टॉक मार्केट्स पे पड़ता है, स्टॉक्स के प्राइसेस पे पड़ता है, वो हम देख रहे हैं। सेकेंड इज, गवर्नमेंट्स आर स्पेंडिंग मोर मनी। तो डिफेंस स्पेंडिंग हो, हर कंट्री ज्यादा डिफेंस पे स्पेंड कर रहा है। इंडिया नहीं कर रहा, तमाम कंट्रीज कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज बिहाइंड द सीन्स के, देखिए तैयार तो रहना होगा, वी कांट बी सिटिंग डक्स लाइक यूक्रेन, राइट? तो एक ये दूसरा रैमिफिकेशन हो गया। इसके इंडिया में भी आई थिंक इसका रिजल्ट दिख रहा है कि डिफेंस स्पेंडिंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी पर जोर है। तीसरा है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट्स ये सब स्पेंड करती हैं डिफेंस पे और जियो पॉलिटिक्स पे, तो आपका बोरोइंग्स बढ़ती हैं गवर्नमेंट्स की। ग्लोबल डेट जो है अबाउट पिछले 20-30 साल पहले जाएं तो 100% ऑफ जीडीपी से अब 250% ऑफ जीडीपी है ग्लोबली। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि सरकारें इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा देती हैं, उनके बजट्स पे फिजिकल रेस्ट्रेंट आता है, फिजिकल डेफिसिट्स बढ़ते हैं, 10 ईयर यील्ड बढ़ जाती है। अब 10 ईयर यील्ड बढ़ती है तो मार्केट्स के वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में उसी से गवर्न होते हैं, और वो चेंज हो रहा है, वो बदलाव हो रहा है। ये बहुत डिकेडल व्यू है नीरज जी। और इफ यूएस में अगर हम इस मार्केट को बैरोमीटर माने, तो ये 10 ईयर यील्ड अब वो पिछले 20 साल की 10 ईयर यील्ड से बिल्कुल अलग होगी, एटलीस्ट उससे 2% ऊपर रहेगी। उस पर स्टॉक्स को क्या वैल्यूएशन देने, वो मार्केट डिसीजन उसका एकदम से नहीं करेगा, लेकिन वो ग्रेजुअल मूव होगा। आई थिंक वी शुड बी एक्सपेक्टिंग not supernormal returns from market, little moderated returns from markets, and a high 10-year yield and a stress on valuations across. इसका मतलब नहीं कि इकोनॉमीज अच्छा नहीं करेंगी, लेकिन वैल्यूएशंस पे स्ट्रेस आएगा नीरज जी, वो हमेशा रहेगा। या इंटरेस्टिंग। और इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, अभी चल ही रहा है खैर, तो हमने देखा कि सप्लाई डिसरप्शंस हुए, बहुत सारे प्राइसेस डिस्टॉर्ट हुए, एकदम नए तरीके से सारी चीज़ें हमारे सामने आई। और वैसे ही गल्फ़ में अगर आप देखें, वेस्ट एशिया में देखें, तो वैसे ही वहाँ पे भी हो रहा है। ये बहुत ही, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे देशों को अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना पड़ा, जिससे ह्यूमन लाइफ में कोई वैल्यू एड नहीं हो रही, लेकिन आपको करना है, क्योंकि आपको सावधान रहना है, तो आपको करना है, आप करे जा रहे हो, पैसे खर्च करे जा रहे हो उसमें, जिससे उस किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, केवल ट्रेडिंग बेनिफिट हो रहा है कि आप हथियार बनाओ, इनको बेचो, उनको बेचो, इट्स नॉट एडिंग वैल्यू। इसका खामियाजा इकॉनमीज भुगतेंगी, और वो हमें लगता है कि मार्केट पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। आपको क्या लगता है सर, पंकज सर, आप लोग निश्चिंत हैं कि यार ये वाली घटना तो हो गई अब ख़त्म, या ये एक डर, ये फियर प्रीमियम लगा दें उसमें हम मार्केट में? नमस्कार नीरज जी, आई थिंक वंस यू आर इन स्टॉक मार्केट, किसी भी फॉर्म में हो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, ब्रोकर हो, इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो, आई थिंक निश्चिंत तो आप कभी भी हो ही नहीं सकते। अभी जो हमारे कलीग, हमारे फ्रेंड बोल भी रहे थे, आई थिंक एवरी डे इज अ इवॉल्विंग डे, इवॉल्विंग वर्ल्ड, और आपको सचेत रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। बट द अंडरलाइन थीम इज कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रैशनल होते हैं, जो आपको दिखते हैं। say something like results of the company, something like performance of the company, performance of management, quality of management, इकोनॉमी, कंट्री इकोनॉमी, और कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते और जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा मालूम भी नहीं होता। समथिंग लाइक व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, समथिंग लाइक
what is happening in the Gulf, something like what is happening between Ukraine and Russia. So आज से 2-3 साल पहले से यूक्रेन वॉर से पहले काफी सालों तक हमें ऐसा लगता था दैट वर्ल्ड ऑर्डर हैज मूव बियॉन्ड व्हाट यू कॉल फिजिकल वॉर्स, फिजिकल आर्म्ड वॉर्स, और हमें लगता था कि अब आने वाले वक्त में कुछ एक डिकेड्स वी आर ओनली लुकिंग एट इकोनॉमिक वॉर्स. हम सिर्फ एक वेलफेयर, कितनी कंट्री अपने कंट्री को इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग कर सकती है, पब्लिक का कितना फायदा कर सकती है, कितनी अपलिफ्टमेंट कर सकती है. आई थिंक दैट वुड बी द कंसर्न, और इकोनॉमिक वॉर कुड बी द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड रादर देन फिजिकल वॉर. बट पिछले 2-3 साल में आई थिंक वी हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग. और जिस तरह से हमने देखा यूक्रेन रशिया के साथ हुआ, या अब गल्फ में जो हो रहा है, और ये ऐसा नहीं लगता कि एक दिन में थमने वाला है. आई थिंक वील हैव टू लिव विद इट, बट एक माइक्रो लेवल पे शायद ये चलता रहेगा. एंड लेट्स होप एंड प्रे कि मैक्रो लेवल पे, लार्जर स्केल पे नहीं जाए, और मेरे को लगता है ऐसा होगा भी नहीं. और वी एज इन्वेस्टर्स, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, अपने इन्वेस्टर्स की बात करें, जो अपने क्लाइंट्स को हम करते हैं, आई थिंक वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है. और हमारे को एक ऑप्टिमिज्म के साथ रहना है, हमारे को एक जो लॉजिकल फीडबैक या लॉजिकल डाटा मिल रहा है उसके साथ रहना है. और हमारे को ऐसा लगता है फॉर करंट काइंड ऑफ सिनेरियो कि अच्छे स्टॉक में रहो, इवॉल्विंग सेक्टर्स में रहो, एंड लीव द रेस्ट. और मेरे को लगता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ही काम करेगी. अगर हम देखें कि जैसे बोलते हैं कि मार्केट का काम इन्वेस्टर्स को सरप्राइज करना है, सिमिलरली वी कुड से पॉलिटिशियंस का काम शायद अपनी पब्लिक को सरप्राइज करना है, जिस तरह से हम ये जो इवॉल्विंग वर्ल्ड देख रहे हैं. और नॉट टू फॉरगेट कि आने वाले 5-6 महीने में यूएस में भी इलेक्शंस होने वाले हैं. सो इवन दे वुड बी वेरी कॉशियस कि किस तरह का मार्केट में वर्ल्ड ऑर्डर चलता है, किस तरह से इजराइल, जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या ईरान ने यूएस को बता के किया, इजराइल ने यूएस को बता के किया. आई थिंक उसका वर्ड है क्या ये फिक्स मैच था. मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं ट्विटर पे, इंटरनेट पे. क्या ये फिक्स मैच की तरह तो नहीं हो रहा कि दोनों अपनी सॉर्ट ऑफ ईगो या पब्लिक को सफाइज कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन को सफाइज कर रहे हैं, एंड दे डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट. बट यू नेवर नो, मतलब इस तरह की चीजों में कब हाथ से बाहर चला जाए सिनेरियो, बड़ा डिफिकल्ट होता है. सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि अभी भी बहुत डीपर कट्स की हमारे को उम्मीद नहीं है. मार्केट फुल्ली प्राइस्ड है इस टाइम. ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई लो लेवल पे प्राइस्ड है. तो मार्केट में जब जब थोड़ा थोड़ा खतरे का अभाव होगा, मेरे को लगता है मार्केट में करेक्शन आएगी. रादर जो डीपर करेक्शन हमने देखी थी, जो सेकंड और थर्ड वीक ऑफ मार्च में जो हमने स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन देखी थी, आई थिंक दैट वाज मच डीपर करेक्शन देन व्हाट वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स. तो उसमें हमने देखा कि स्मॉल कैप अभी भी उभर के नहीं आ पाए हैं, पर अच्छे मिड कैप उभर के आ गए. तो इवॉल्विंग मार्केट है, ऑप्टिमिस्टिक मार्केट है. इलेक्शंस एक और सिनेरियो, वी आर रनिंग इनटू इलेक्शंस. मार्केट मेरे को लगता है कि ऑन अ स्मॉलर ट्रेजेक्ट्री, समथिंग लाइक साइन वेव चलती रहेगी. हाई बीटा नेचर अभी 2-4 हफ्ते दिखाती रहेगी. बट मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत डीपर वायलेंट फेज हमारे को मार्केट में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा. एंड आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग विद इजराइल, ईरान, सीरिया, यूक्रेन, रशिया. यूक्रेन रशिया को तो थोड़ा सा शायद बैकग्राउंड में मार्केट्स ने डाल दिया है. ये एक माइक्रो लेवल पे चलता रहेगा, पोस्टरिंग चलती रहेगी. एंड आई बिलीव कि बहुत बड़ा फ्लेयर अप शायद नहीं होना चाहिए. ओके, इस इशू को यहाँ पर रखते, वरना इसमें बहुत डिटेल डिस्कशन होगा कि वारों, क्योंकि इससे मल्टी प्लेयर्स है. इसमें हिजबुल्ला भी है, इसमें हमास भी है, इसमें सीरिया भी है, इसमें लेबनान भी है, और विद इन ईरान कई सारी फोर्सेस हैं. तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान की जो अथॉरिटी है वहाँ से शायद एक लॉजिकल एक्शन दिखे आपको, लेकिन इतने प्लेयर्स में इन्वॉल्व कि किसी की भी नासमझी से चीज़ें बिगड़ सकती हैं. इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है. और चूंकि यूएस में इलेक्शन है, बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल रही है उसमें, ट्रंप को लेकर के सब चीज़ें, तो खैर उस पर अब बहुत डिटेल में जाएंगे, वरना ये वॉर वाला डिस्कशन हो जाएगा. लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि एक फिक्स मैच की तरह किया गया, जिससे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ईगो को सेटिस्फाई किया जा सके. एक छोटा जवाब अनुराग जी आपसे चाहिए, उसके बाद फिर हम लौटते हैं आईटी की तरफ, जिसका रिजल्ट आए. एक हफ्ते पहले तक ऐसा लग रहा था कि 1-2 कट रेट के यूएस में हो सकते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि एक भी नहीं होगा. हाँ या ना? नहीं, 2 कट्स होंगे नीरज जी. मैं कैसे होंगे बताओ ना, कि खुद ही कह रहे हैं फड वाले कि अब कुछ नहीं हो सकता. देखिए, नहीं नीरज जी, देखिए फेडरल रिजर्व का जो और बाय द वे ये मेरा मानना है, और कुछ लोग भी ऐसा मानते हैं, लेकिन हियर इज वेयर आई स्टैंड. मैं इसको काफी समय से देख रहा हूँ, और नवंबर में मैंने जब अनाउंस करके कोर्स रिवर्स किया और मार्केट में वापस एंट्री की, और वो फ्रूटफुल भी रही. देखिए, फेडरल रिजर्व जो, और तमाम फेडरल रिजर्व जो सबसे ज्यादा एक चीज से नफरत करते हैं, वो है
when they are forced to do something, because उस समय इकोनॉमिक रैशनल को साइड में रख के उनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. रिसेशन आ गया, कोई क्राइसिस आ गया, तब जो उनको रेट काटने पड़ते हैं वो उनको सबसे ज्यादा दुख देता है, बिकॉज उसके पीछे इकोनॉमिक रैशनल नहीं होता. अभी ऑल सेंट्रल बैंक्स आर हैप्पी कि जहां तक गाड़ी आगे चल गई है बिना रिसेशन के वो काफी हो गया है. इंडिकेशंस बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दिए हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक में क्रिस्टीन लैगार्ड ने भी बिल्कुल क्लियर इंडिकेशंस दिए हैं. दे जस्ट वांट टू स्टार्ट द डी रैम्पिंग. वो फोर्स्ड हैंड नहीं चाहते हैं. अब देखिए इस इवेंट से फेडरल रिजर्व भी इनको नोटिस कर रहा होगा कि देखिए अगर ये क्राइसिस ज्यादा बढ़ गया तो हमारे हाथ बन जाएंगे और हमें जबरदस्ती रेट्स काटने पड़ेंगे. दैट नोबडी वांट्स. तो वो शुरुआत कर देंगे. बट आई थिंक जो डिफिकल्ट पार्ट है वो ये नहीं है कि शुरुआत हो गई. शुरुआत से कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा. एक दो बार मार्केट चीयर कर लेगा, लेकिन इस साल 2 रेट कट्स हैं, लेकिन अगले साल के एंड तक भी 2 ही रेट कट्स हैं. आई थिंक वो ज्यादा सीरियस आउटलुक है कि अगर हम फेडरल रिजर्व के प्रोजेक्शन पर जाएं और वो देर सेइंग लाइक दे विल बी व्हाट 4% और between 4 and 4.3% by 2025 एंड, वो फिर बड़ा हाई नंबर है. क्या उसको इकोनॉमीज झेल सकती हैं, इंक्लूडिंग यूएस इकोनॉमी? दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम. तो शुरुआत हो जाएगी बिकॉज दे जस्ट वांट टू स्टार्ट. ओके. हालांकि इकोनॉमिक रैशनल तो ना भी नहीं सपोर्ट करा, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि एक ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ सकती है, उससे अच्छा कि फ्रंट लोडिंग कर लें. बहरहाल ये एक बहुत मामला ट्रिकी हो गया, ये फंस गया है. अब दूसरा सवाल आते हैं जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने देखा कि आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छे नहीं आए. इन्फोसिस के आप लें या टीसीएस के भी आप ले लें, विप्रो के भी आप उसमें जोड़ लीजिए. सुनील सर, ये क्या प्रॉब्लम क्या है आईटी सेक्टर की? नहीं, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है. मार्केट जस्ट कॉन्स्टेंटली उम्मीद रखती है ये बड़े दिग्गज कंपनी अच्छी कम करेंगे. अरे जब से आपको यूएस में स्लो डाउन चल रहा है, ये चल रहा है, तो उनका मेन बिजनेस उधर से आता है. सेकेंड, उनकी मेन कस्टमर होती है बीएफएसआई वर्टिकल, वहां पे भी हालत ठीक नहीं है. तो आईटी कंपनीज की आउटलुक में ये एक मेन प्रॉब्लम आईटी का प्रॉब्लम था वैल्यूएशन का रादर देन द रिजल्ट्स का. देखो लॉन्ग टर्म में देखिए आईटी कंपनीज एक स्टेडी ग्रोथ कंपनीज रही थी. कोविड के टाइम में क्या हुआ कि क्योंकि एवरीथिंग एल्स और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये नई जो एआई ये सब की बात बना कर आईटी को एक सुपर ग्रोथ सेक्टर बना दिया था. और इसके लिए उसके वैल्यूएशंस अर्निंग्स ग्रोथ की स्टाइल देखे ये देखिए उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे. मगर सडनली उनके बिजनेस में एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ आएगा करके कोविड के टाइम में जो वैल्यूएशंस को मिले थे, वहां से वो उसके बाद अगर समझे कि ये नहीं होने वाला है तो वो करेक्शन जो हो रहा है, तो इट्स मोर ऑफ अ मार्केट परसेप्शन ऑफ आईटी ग्रोथ. एंड मेरा मानना था, बहुत दिनों से मैं मान रहा हूँ कि ये मार्केट ओवर एस्टिमेट कर रही है आईटी सिस्टम की अर्निंग्स को. जो आ रहे हैं वो ऐसे ही होने थे टिल यूएस कम्स बैक टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ. यूएस और यूरोप में जब बिजनेसेस जो उनके बायर्स है वो उनकी बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ पे आई, तभी उनकी बिजनेस डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट आई मीन उसके हायर ग्रोथ दिखा सकती है. जब तक वो नहीं हो ये उम्मीद रखना कि वो. और ये बात है कि उसमें आईटी में और एक चीज जो है, क्योंकि इंडेक्स में जो शामिल है पैसिव फंड्स का पैसा ऑलवेज आके उसको सपोर्ट दे रहा है, तो वो करेक्शन भी ज्यादा नहीं हो रही थी, मगर उम्मीद रख रहे थे कि ये वैल्यूएशन में ये अर्निंग्स आनी चाहिए. तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ. मेरा मानना है कि कुछ दिनों के लिए आईटी की अर्निंग्स थोड़ी ठंडी ही रहेगी. ओके, एंड मे बी स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनीज का बेटर चांसेस होगा, क्योंकि वो मार्केट शेयर छीन सकते हैं लार्जर कंपनी से और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं. मगर एक तो सेक्टर एज अ होल मेरा मानना नहीं है कि आईटी की ग्रोथ की दिन आगे है. नहीं, वो स्टडी स्टेबल है, सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर है. हर पोर्टफोलियो में कुछ आईटी रखना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है. मगर उसको एक ग्रोथ सेक्टर मानकर उसको हाई वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करके उसके अर्निंग्स ग्रोथ में एक बहुत बड़ा अपवर्ड रिविजन एक्सपेक्ट करना ही मेरे लिए गलत चीज सामने दिख रही है. और मेरे लिए ये इनलाइन थे इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी थॉट स्लो डाउन की इम्पैक्ट जो होगी उसी की तरफ. So I'm not unduly negatively surprised by the what market is saying is weak earnings. जी, आपको अच्छे लगे, बुरे लगे, और जो लगा वो क्यों लगा? नीरज जी, बात अच्छे बुरे की नहीं है, मेरे हिसाब से बात एक्सपेक्टेशन की है. अगर हम आईटी कंपनी लाइक इन्फोसिस से बात करें, देखें उनसे, तो हमारी उम्मीद ये रहती है कि वो सालाना एक सर्टेन ग्रोथ लेवल दिखाए. एंड वो डेफिनेटली अब प्रॉब्लम में आ चुकी है, क्योंकि हमने देखा है कि उनकी ग्रोथ ही अब एक
जो है एक लेवल पे आके सैचुरेट हो गई है। तो मैं इसे कहूँगा एक तरह का मैच्योरिटी आ चुकी है कंपनी के अंदर में, एंड यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कुछ तो इनोवेशन करना पड़ेगा या एक्विजिशन करना पड़ेगा, जो कि अभी इन्होंने एक्विजिशन एक हिस्ट्री के अंदर में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में अगर आप देखें कोई भी बड़ी आईटी कंपनी को, तो इन्होंने बहुत लंबा समय लिया है एक नई कंपनी में अभी बेट लेने का। तो ये क्या दर्शा रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट ये कर रहा है कि ऑर्गेनिकली जो ये ग्रो कर सकते थे उसकी गाइडेंस उन्होंने दे दी है। 1 से 3% की आगे की इन्होंने एक 1 ईयर फॉरवर्ड की रेवेन्यू गाइडलाइंस दी है, और अभी के जो नंबर्स आए वो नंबर्स तो ठीक ठाक आए, मगर उनकी जो मार्जिन है वो ही जो है सबको अभी डाउट में रखेगी कि भाई आगे जाके आप कैसे इसको मैनेज करोगे। सो मुझे लग रहा है कि इंडियन आईटी में लार्ज कैप के अंदर में लार्जली ये सब के सब जो है सैचुरेटेड है। एंड एक हम लोगों की फेमस डिस्कशन कई बार एचडीएफसी बैंक को लेके हुई है, जो हमारी फेवरेट चर्चा होती है, जिसने काफ़ी समय तक एक ही पोजीशन पे मेंटेन की है। मुझे लग रहा है आईटी के पॉकेट्स में ऐसा हो सकता है कि आप एक तरह की प्राइस कंसोलिडेशन कुछ लंबे समय तक देखें। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक्चुअल ग्रोथ आ रही है वो कहाँ आ रही है? वो एक्चुअली यूएस के अंदर में आ रही है। निवेदिया 4 महीने में डबल हो चुका है। उसकी आप अर्निंग्स देखिए, उसके आप आगे के फोरकास्ट देखिए, और जिस तरह से वो स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी है, तो अल्टीमेटली ओनरशिप आईटी की, चाहे वो यूएस कंपनी की हो या इंडियन कंपनीज की हो, आप देखिए ओनरशिप तो फॉरेन की है। तो फॉरेनर्स जो है, बाहर के इन्वेस्टर निवेशक, उनके पास सबसे ज़्यादा ओनरशिप रहती है। तो उनके पास कोई कारण ही नहीं है इंडिया में आके इन्वेस्ट करने का जहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ कहीं और से आ रही हो। सो नोबडी इज लुकिंग एट, सी वी आर लुकिंग एट इन्फोसिस, टीसीएस एंड अदर नेम्स, क्योंकि हमारे यहाँ से निकल गया है। तो हमारे एक वो भी अच्छा है कि भाई ग्लोबल नेम्स है, मगर बाहर में और भी ऑप्शंस है, और अगर वो ऑप्शंस के अंदर में किसी को बेटर बेट लेना है तो आज वो अवेलेबल है। सो आई थिंक सो दैट इज व्हाट द ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर चेजिंग, ग्रोथ एंड एट अ साइज। सो आई थिंक सो दोनों बात हो रही है। कंपनी ऑफ कोर्स इन्फोसिस में बहुत साइजेबल है, बट यहाँ से विजिबिलिटी के बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें तो फिर यहाँ से तो डेफिनेटली जो ऑलरेडी पता है उसको देख के मार्केट इसको और तो कोई वैल्यू दे नहीं पाएगा। सो अनलेस वी डोंट सी अ पॉजिटिव सरप्राइज कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट समथिंग एल्स और द एक्विजिशन दे आर डूइंग, उससे कुछ अपने रिजल्ट में देखें, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई स्टैंस बदलेगा इन्फोसिस के लिए एज फार एज बाइंग एनी न्यू पोजीशन इज कंसर्न। ओके अनुराग, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो है कि क्या आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल इन क्वेश्चन है, पहला। दूसरा सवाल ये है कि बार बार ये कहा था कि यूएस से जो उनका धंधा आता है बीएफएसआई का या आईटी का, वो वहाँ पे स्लो डाउन है, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। तो पहले वाला क्वेश्चन को, बिजनेस मॉडल इन क्वेश्चन, हम बाद में एड्रेस करेंगे। पहले तो ये बताइए यूएस में क्या किस तरह का स्लो डाउन चल रहा है कि इनको काम नहीं मिल पा रहा है या इनका काम नहीं चल रहा है? तो नीरज जी देखिए, इन्फोसिस ने टॉप लाइन तो उसकी 2.2% से कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे डिक्लाइन ही हुई है। गाइडेंस है 1 to 3% ग्रोथ की। यूएस कंपनीज में अगर टॉप लाइन 4% ग्रो करती है तो बहुत अच्छा माना जाता है उसको। नाउ अगर आईटी कंपनीज ग्रो करती है तो देयर इज अ पीरियड वेयर दे कैन ग्रो फास्टर, बट एट सम पॉइंट उनकी ग्रोथ डॉलर टर्म्स में उतनी ही रहेगी जिस हिसाब से कंपनीज का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। तो जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं हम। तो अब बैंक्स अगर अपना रेवेन्यू, बैंक ऑफ अमेरिका का रेवेन्यू तो 2% से गिरा है, और तकरीबन सभी बैंक्स का, क्योंकि स्टैग्नेंट है, डील मेकिंग नहीं हो रही है, लोन्स में, लेंडिंग में स्लो डाउन है, बट तकरीबन फ्लैट टॉप लाइन मेंटेन किए हुए हैं। तो वो कैसे आईटी कंपनीज को 15-20% की ग्रोथ दे सकते हैं अनलेस कुछ रेडिकल चेंजेस हो रहे हैं? तो वो तो नहीं होते दिख रहे हैं। तो एट सम पॉइंट ये टॉप लाइंस कन्वर्ज होंगी। इसको देखते हुए मेरा अंदाजा है कि ये इफ वी लुक एट 2019 फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस को देखें तो 23 के मल्टीपल पे ट्रेड करता था 2019-20 में, और प्राइस उसका करीब 800 के आसपास था। आज बिटवीन 2021 के पीक पे करीब 42 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल हो गया, प्राइस 1900 टच किया। आज 1600-1400 का प्राइस है, और 28-27 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। मैं ट्रेलिंग बेसिस पे ही बात कर रहा हूं। धीरे से मार्केट वो करेक्शन ले रहा है, एंड इट इज कन्वर्जिंग टू दी वैल्यूएशन मल्टीपल्स ऑफ 2019-20, क्योंकि वही ग्रोथ। ये बात हम कितनी बार कर चुके हैं कि ये जो पेंडेमिक के बीच में ग्रोथ आई, और ये बड़ा ऑब्जर्वेबल है, इवन आईफोन सेल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल्स, हाउसिंग सेल्स, ये जो स्पाइक आया इसको सेटल होना है नॉर्मल रेट पर। और जब ये सेटल होगा तो यूएस की कंपनीज की टॉप लाइन भी नॉर्मल ग्रोथ पर सेटल होगी, और वो जब सेटल होगी तो इन आईटी कंपनीज को भी नॉर्मल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे सेटल होना होगा। दिस इज जस्ट नथिंग बट कमिंग बैक टू नॉर्मलसी, विच इज 2019 एंड 2020।
आप उस समय के ग्रोथ नंबर्स देख लीजिए, तो टॉप लाइन उसी हिसाब से ग्रो करेंगी और वहीं हम बढ़ रहे हैं। और मार्केट्स भी, ये भी हम बात कर चुके हैं कि ये पीक वैल्यूएशंस हैं, इतने वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है आईटी कंपनी सर्विसेज कंपनीज के लिए। धीरे से मैं देख रहा हूं कि फ्रॉम 2019 पी मल्टीपल्स 23, 2020 33, 21 में 42 और अब वापस 28। आई थिंक ये वापस 23-24 तक जाकर के टिकेगा। थोड़ा इंडियन प्रीमियम है, अदरवाइज मैं कहूंगा 16-17 से ऊपर प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। टीसीएस उससे थोड़ा ऊपर 25% प्रीमियम पे ट्रेड करता है, बट कहानी कुल मिलाकर नीरज जी वही है। एक और चीज जोड़ता हूं इसमें, इन कंपनीज को अभी टॉप लाइन तो ग्रो करने को नहीं मिलेगी ज्यादा, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस उस पर होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सेम रखिए लेकिन काम और ज्यादा ले लीजिए। लेकिन ये लोग, अगर इन्फोसिस में भी आपने देखा, उन्होंने ईपीएस को इंप्रूव किया, तो आई थिंक दीज कंपनीज विल ऑल्सो हायर लेस एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। उससे पैट बढ़ाते रहेंगे ये और ईपीएस बढ़ाएंगे, तो आपको टॉप लाइन की ग्रोथ दिखेगी 1-5%, लेकिन ईपीएस ग्रोथ आपको ज्यादा दिखेगी, बिकॉज कंपनीज विल क्रिएट इंटरनल एफिशिएंसीज। एटलीस्ट अगले 7-8 साल इस डिकेड में उनको यही काम करना पड़ेगा नीरज जी। और जो पहला सवाल मेरा कि बिजनेस मॉडल में चेंज करना पड़ेगा इनको, तो वो वाला पॉइंट ये लोग भी लेवरेज करेंगे। देखिए कंपनीज भी सब, दे आर टेक्नोलॉजी प्लेयर्स, दे आर आई मीन दे अंडरस्टैंड हाउ द गेम इज प्लेड। तो जब तक वॉल्यूम गेम चला तो उन्होंने मैन पावर हायर करके, और अब पिछले करीब 20-22 के बीच में तो ये था कि काम आ रहा है, कोई भी ट्रेसपासर्स विल बी हायर्ड वाला जो कहानी चलती है कि आ जाओ, काम बहुत है और बंदे नहीं है। नाउ द गेम इज प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, तो उस पर इनको टॉप लाइन कांस्टेंट रख के जब बॉटम लाइन इंप्रूव करना है तो उसका एक ही तरीका है। अब अगर हम एक मुझे छोटा सा इंस्टेंस ध्यान आता है कि वो जब हम कैंपस डेज में थे तो एक टीसीएस के बड़े नोटेबल पर्सन आए, उन्होंने कैंपस में टॉक दिया और उन्होंने बोला कि देखिए आपने देखा 98 में हम आईआईटीज में कैंपस करने जाते थे और उसके बाद ग्रेजुअली हमारा कॉलेज में डाउनफॉल होता गया। जिन कॉलेजेस में हम कैंपस करने जाते थे वो ग्रेजुअली डाउन द लाइन जाता चला गया और आज हम कहीं से भी हायर कर लेते हैं। बट उसका रिजल्ट ये है कि हमारा टॉप लाइन पे कांस्टेंट होता है, बिकॉज इंडियन करेंसी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो हमें डॉलर टर्म्स में मैनेज करने के लिए टॉप लाइन हमारा उतना ग्रो नहीं करता, बॉटम लाइन को हमें कॉस्ट मैनेज करना होता है। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने एंट्री लेवल हायर को 2.5 लाख रुपए ही दें। तो वो 2.5 लाख रुपए 98 में हम आईआईटी दिल्ली में जाके हायर कर लेते थे, 2004-5 में 2.5 लाख रुपए में हम रीजनल कॉलेजेस में हायर कर पाते थे, और 2010, 12 और 15 में हम 2.5 लाख रुपए देकर के लोकल कॉलेज में ही हायर कर पाएंगे। बट द चैलेंज इज टू कॉस्ट, वो 2.5 लाख और 3 लाख के ऊपर एंट्री लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा डेटेड हो सकता हूं इस मामले में, लेकिन तकरीबन ये गाइडेंस सही है। तो फिलहाल द चैलेंज इज मैन पावर बढ़ेगी नहीं और डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, अब आप कॉस्ट मैनेज कीजिए। तो आई थिंक वहां पर ये प्ले आएगा, ये कंपनीज एआई यूज करके अपनी एफिशिएंसी निकालेंगी, थोड़ा क्लाइंट से शेयर होगा बिकॉज क्लाइंट तो टॉप लाइन बढ़ा ही नहीं रहा है और काम ज्यादा दे रहा है, तो दे विल गेन प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, दीज कंपनीज विल क्रिएट मोर प्रॉफिट्स। बट हाँ, ये 40 के मल्टीपल्स कभी भी जस्टिफाइड नहीं होंगे इसमें। आई मीन डोंट फॉरगेट, ये वो भूल जाइए कि ये वापस से वहां पे जाएगा, दैट्स नॉट रियली जस्टिफाइड। 25 भी बहुत हो गया बिकॉज वो इंडियन प्रीमियम लगा करके है, क्योंकि कैश फ्लो जनरेटर्स कहाँ है इस किस्म के इंडिया में, तो वो मैं देख के कह रहा हूँ जी। आप बहुत ज्यादा डेटेड नहीं है, 3 लाख के आसपास ही है अभी भी। 3 लाख के आसपास ही है ना। हाँ। बहुत ज्यादा डेटेड नहीं है, ये आपको ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि फ्रेशर की हायरिंग का लेवल अभी वही है। पंकज जी, आप ये सब सुनने के बाद, नहीं सुनने के पहले भी, आईटी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, रखेंगे, नहीं रखेंगे? देखो नीरज जी, मैं बीच में भी कह रहा था, आजकल एक इवॉल्विंग मार्केट है, कि इवॉल्विंग मार्केट में है और हमें नहीं भूलना चाहिए। आई थिंक मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि आईटी में अभी भी या कुछ समय पहले तक उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट दे रही थी, कि जो इन्होंने हिस्टोरिकली जिस तरह की डिलीवरी दी है, आई थिंक मार्केट उसका फायदा दे रही थी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोविड के टाइम या पोस्ट कोविड के टाइम शायद इनके पास जो एक एक्स्ट्रा रश ऑफ वर्क आया था, उसके बाद वो एक टर्मिनोलॉजी भी चालू हुई थी वर्कर्स के लिए, मूनलाइटिंग, शायद कि काफी सारे अच्छे क्वालिटी लोग 2-2 जगह भी काम कर रहे थे। बट आई थिंक दैट इज बायगॉन नाउ। और उसके अलावा जैसे हम एज अ ब्रोकर जो हम क्लाइंट्स को गाइड करते हैं, और जैसे मैं कह रहा हूं कि इवॉल्विंग मार्केट है, शायद आज से कुछ साल पहले तक कुछ एक सेक्टर्स में या आईटी शायद एक
ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर से आंख बंद करके ऐसा लगता था कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे डाउटफुल नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कोई डाउट नहीं है, जो बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है उस पे कोई डाउट नहीं है। सो एक सेफ एरिया सा लगता था। बट मेरे को लगता है कि जो पिछले 5-10 साल में हुआ है, आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस द बोर्ड, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, अक्रॉस द बोर्ड काफी इंप्रूव हो गई है, चेक्स एंड बैलेंसेस काफी आ गए हैं। इवन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे समथिंग लाइक सेबी, आरबीआई काफी एक्टिव हो गए ऑन अ पॉजिटिव साइड, एंड इकोनॉमी काफी इवॉल्व हो रही है। समथिंग लाइक सेक्टर्स लाइक कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, हॉस्पिटल्स, होटल्स, टेलीकॉम, अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। So maybe funds, maybe investors have no reason to park their extra percentage of money in IT. और IT में भी नीरज जी मेरा ये मानना है कि एक दो तीन सबसेट बन गए हैं, 2-3 सेक्टर्स बन गए हैं। शायद लार्ज कैप आईटी सेट शायद इस टाइम आउट ऑफ फैशन हो गया। समथिंग लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, आई थिंक ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2-3 साल में अगर हम देखें, हार्डली देव जनरेटेड एनी काइंड ऑफ वेल्थ और एनी काइंड ऑफ रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। बट उसी में हम सेकंड रंग में चले जाएं, मे बी टॉप 5-10 को छोड़ दें या टॉप 5 को छोड़ दें, उसके बाद 5 से जो 20 वाले मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं, उसमें कई सारे स्टॉक्स ने बहुत ट्रिमेंडस रिटर्न दिए एंड देव बीन डूइंग एक्स्ट्रा वेल। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि उनमें एंड देव रीजंस बिहाइंड दैट, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा। सो आईटी में भी एक सेट सबसेट्स बन गए हैं एंड टॉप ऑर्डर में हमारा ही मानना था। हम कुछ इंफोसिस के अभी रिजल्ट्स आए हैं, उससे पहले हम ये देख रहे थे कि काफी सारे सीनियर लेवल एग्जिट्स हो रहे हैं, खासतौर से इंफोसिस से, विप्रो से, टीसीएस से। तो वो दर्शाता है कि नर्वसनेस है मैनेजमेंट को, या ये समझ नहीं आ रहा कि कहां से ग्रोथ लाएं, और एक रीशफलिंग हो रही है या चर्निंग ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है, चर्निंग ऑफ सीनियर मैनेजमेंट हो रहा है। सो मेरे को लगता है कि आईटी जो टॉप सेक्टर आईटी है, अभी भी मेरे को लगता है कि शायद डिसेंटली प्राइस्ड है, बहुत ज्यादा यहां से रिटर्न नहीं मिल पाएगा। एंड देयर मच बेटर सेक्टर्स जहां पर हम अच्छा रिटर्न बना सकते हैं अगले 6 से 12 महीने के लिए। विप्रो तो अपने सीईओ को भी सेट नहीं कर पा रहे हैं, कितने बार वो बदल चुके हैं, अभी रिसेंटली भी उन्होंने चेंज किया है। एक मुझे ब्रेक लेना है, उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी। ये सारी चर्चाओं सुन के मार्केट बहुत ब्रूटल है। हम लोग मतलब थोड़ा हार्श लग सकता है लोगों को, इंडिया में ना ज़रूरत से ज़्यादा किसी सेक्टर को ग्लोरीफाई कर देंगे, कैरिड अवे हो जाते हैं, या इस कंपनी स्पेसिफिक ग्लोरिफिकेशन शुरू हो जाता है कि ना इससे महान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बचना चाहिए इससे। अगर आप अपना रियल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अननेसेसरी किसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, रियल पिक्चर नहीं देख रहे हैं कि वो एक कैसे ट्रेजेक्ट्री से गुजर रहा है जहाँ पे एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, किसी भी सेक्टर में हो सकता है वो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब असली मुद्दे पे आएंगे। असली तो खैर अभी भी थे, असली मुद्दा मेरा ये है कि क्या पोर्टफोलियो के मरम्मत की ज़रूरत आ पड़ी है, तो स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर से दूर रहना चाहिए, किस तरीके के बदलाव पोर्टफोलियो में करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट रेड अलर्ट के इस शो में, जिसमें हमने डिस्कस किया सेक्टोरली भी और एक जियोपॉलिटिकल टेंशन के इशू को। अब हम तय करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में मरम्मत की क्या ज़रूरत है। अग्रवाल साहब, ये मत बताइएगा जवाब में कि बहुत जो वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, जहाँ फ्रॉथ है, ये वो कुछ नहीं। स्पेसिफिक्स में हमारे पोर्टफोलियो मरम्मत की किस तरह की ज़रूरत है, कहाँ से निकल जाएं, कहाँ बने रहें। आप सेक्टर बता सकते हैं, कंपनी नहीं बताएंगे हम लोग क्योंकि वो वाला शो अपना अलग होता है, लेकिन कोई खास थीम आपको नहीं अच्छी लग रही है, या कोई सेक्टर आपको ठीक नहीं लग रहा है, या कोई बहुत बड़ी चेंज होने वाली, उससे बचना चाहिए, वो बताइए आप, मरम्मत कैसे की जाए। सो जनरली नीरज जी, मेरा ये रिकमेंडेशन होता है कि आप जो बास्केट बना रहे हैं, क्योंकि हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो की मरम्मत की बात कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स के जो डिसिप्लिन होना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जब इस तरह का मार्केट होता है तो लोग ये डिसिप्लिन को भूल जाते हैं और बहुत तरह के स्टॉक्स आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले तो आपको थोड़ा अपना नंबर ऑफ स्टॉक्स का एक्सपोजर वो थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द फर्स्ट आइडियल वे। अब उसमें फिर सवाल ये आएगा कि भाई कम क्या करें, सब तो अच्छा चल रहा है, तो इट्स अ वेरी हार्ड कॉल, राइट। वहाँ पे मेरे हिसाब से बात वहीं आ जाएगी क्वालिटी वर्सेस नॉन क्वालिटी की। कोई स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया तो लोग उसे ग्लोरीफाई, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि ग्लोरिफिकेशन शुरू हो जाती है कि भाई ये तो अब आउट ऑफ वुड्स है, मगर हम वो भूल जाते हैं कि उसने वो स्टॉक उस हाई पे आने से कितने साल उसे लगे वापस वहाँ पहुँचने में। तो जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो लोग इग्नोर कर जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कंपेयर कर लेते हैं कि इस समय से इस समय पैसा बन गया तो ये सही है और ये बनता रहेगा। तो ये जो थीसिस है ना, ये सही थीसिस नहीं है।
मेरे हिसाब से आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके पास किस तरह के स्टॉक्स है और उस स्टॉक के अंदर में आपको फिल्टर करना पड़ेगा क्वालिटी वर्सेस नॉन क्वालिटी। सेक्टर की बात करें, मेरे को ऐसे कोई पर्टिकुलरली किसी सेक्टर के साथ कोई ऐसी एंटी फीलिंग नहीं है कि भाई आप ये सेक्टर को लेके आप थोड़े से कम रहे या ज़्यादा रहे। बैलेंस अप्रोच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच। मुझे नहीं लगता कि चलिए अब आईटी थोड़ा खराब चल रहा है, थोड़ा सा अपना वेट्स कम कर देंगे, वेट्स कम कर सकते हैं, वेट्स बढ़ा सकते हैं जहाँ अच्छा लगता है, मगर आप वेट्स खत्म नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि चलिए बैंक परफॉर्म नहीं करते तो जीरो वेट्स कर लेते हैं। वेट्स को आपको प्ले अराउंड करना है। तो प्रोफेशनल भाषा में हम वेट्स की बात करते हैं। एक लेमैन की तरफ से अगर आप बात करें तो आप ओवर एक्सपोजर मत मेंटेन करिए। आपको जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पे आप अपने एक्सपोजर को थोड़ा सा बैलेंस आउट करें तो आप वॉलेटिलिटी को बेटर प्ले कर पाएंगे। वरना ओवर एक्सपोजर कई सेक्टर होने से और वो सेक्टर अगर अंडर परफॉर्म करेगा तो आपके पोर्टफोलियो का जो डैमेज है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मरम्मत इस तरह से भी देखी जा सकती है कि हम आगे डैमेज ना होने से भी बच सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि जैसे बहुत बड़ा रिटर्न बन गया, हाई पे एकदम खड़ा हुआ, आप उस पर बने, ये तो अब यहाँ से और 10 गुना होगा। बाद में 2-3 साल बाद आप वॉरेन बफे की याद करते हैं, अरे यार 15% का एवरेज रिटर्न तो सबका ही बनता है, मेरा बना तो सब गुना हो गया। सुनील सर, क्या दूर रहें, क्या पास लाएं? मैं कहूंगा कि 2 चीज, एक डोमेस्टिक पे ऊपर फोकस रखी है। तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव लिस्ट में मेरे को आता है आईटी इन टर्म्स ऑफ कम करने के लिए, और ग्लोबल सिक्लिकल्स जैसे मेटल्स, क्योंकि डोमेस्टिक ग्रोथ के साथ ये संबंधित नहीं है। ये कभी ऊपर जा सकते हैं, नीचे सकते हैं, मगर जियोपॉलिटिकल टेंशन आ रहा है तो उसमें टेंशन आ सकती है। तो कीप एज एन इन्वेस्टर आप फोकस अपना कोर पोर्टफोलियो को डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स पे रखिए। वो नंबर 1। नंबर 2, आप जो कह रहे थे वही बात थी कि जिसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है प्राइसेस में, मगर ग्राउंड लेवल में कोरिलेशन नहीं है। मैं पीएसयूज की बात करूंगा यहाँ। पीएसयूज में इतनी हवा चल के इतना, मगर आप सच में देखिए मोदी जी की जो एक अम्ब्रेला है उसको छोड़कर जमीन में पीएसयूज में क्या बदलाव हुआ है। प्रोफेशनलिज्म, ये वो सेम उनका जो ब्लोटेड एम्प्लॉय टर्नओवर है, बेसिकली उनकी भी वो पेंशन और ये लाइबिलिटीज है और एफिशिएंसीज नहीं है। तो पीएसयूज में जो रैली हुआ है ना, उसमें बहुत पैसा बहुत लोगों को बनाया है। तो प्रॉफिट बुक करके उसको पैर डाउन कीजिए, प्योरली बिकॉज मैं एक लॉजिकल रीजन नहीं देख रहा हूँ कि पीएसयूज में इतना बड़ा रिटर्न क्यों बना, क्योंकि लिक्विडिटी आई, जो भी कारण हुआ है। तो ग्राउंड रियलिटी में उनके ईपीएस या उनकी जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में उतना ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है जितना कि प्राइस बदला है। तो मैं उधर सलाह दूंगा। तीसरी बात है कि जितना ऊपर गया है उसको कम करें, जिसका ऊपर नहीं गया है उसको बढ़ाएं। डोमेस्टिक ओरिएंटेड में बैंक्स एंड एनबीएफसीज एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफएसआई स्पेस में आप देख रही है कुछ दिन से मार्केट में वो चले नहीं है, जो भी कारण है। अगर अल्टीमेटली इंडिया का ग्रोथ स्टोरी, चाहे वो कैपेक्स ड्रिवन हो या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, वो लेंडिंग के जरिए ही फुलफिल हो सकती है। सिमिलरली हमारी पर कैपिटा इनकम ओवर बाय द एंड ऑफ द डिकेड दुगना होने वाली है। तो नॉट ओनली हायर एंड डिस्क्रिशनरी का ग्रोथ होगा, बट आपको सेविंग्स की भी बढ़त होगी, शिफ्टिंग इनटू दिस। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो दोनों तरफ प्ले करते हैं, लायबिलिटीज में भी और एसेट्स में भी, जैसे ब्रोकिंग हाउसेस, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, एएमसीज, इंश्योरेंस, तो ये सब चीज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जुड़े हुए हैं। मार्केट ने उतना उनको अभी रिस्पेक्ट नहीं दिया है, वैल्यूएशंस उतने बड़े नहीं है, यस रीजनेबल है उधर, मगर वो अक्यूमुलेट करेंगे तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ उनकी ईपीएस की भी एक वी शेप्ड रिकवरी आप देखेंगे। तो उसके कारण आपका पैसा बनेगा। Even if valuations don't change, उनके actual EPS growth will be better. तो ये मेरी 3 broad areas। नहीं, बहुत मोटी बात आपने कही, लेकिन बहुत महीन है वो, कि चाहे कैपेक्स की ग्रोथ हो, चाहे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की हो, पैसा तो लोन से लेना पड़ेगा, और लोन लेना पड़ेगा तो बैंक एंड फाइनेंशियल्स में तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी वहीं से है, और डेट वैसे भी ग्रोथ कैपिटल में मानता हूँ। पंकज जी, एक चीज़ बताइए, मस्ट हैव। देखो नीरज जी, एक तो खैर अगले 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए आई थिंक 1-2 और बड़े मेजर इवेंट हैं। एक तो एलन मस्क साहब आ रहे हैं आई थिंक उसकी वजह से भी काफी सारी उथल पुथल स्टॉक्स में रहेगी, जो कि ऑलरेडी चालू हो गई है। आई थिंक दैट इज वन टॉपिक यू डिडंट टच, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और उसके अलावा जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आने वाले 6 से 8 हफ्ते जो इलेक्शंस का है, इसमें मेरा मानना है कि मे बी
प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन एक टाइडल वेव सी आनी चाहिए हमारी मार्केट में। अगर जिस तरह का रिजल्ट्स मार्केट या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरफ अगर हम दौड़ते हैं तो एक टाइडल वेव आनी चाहिए विच कुड बी नॉन फंडामेंटल, नॉन लॉजिकल, और उसमें हमारे को उस वेव में जरूर हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर रैशनैलिटी दिखानी है और कहां नहीं करना है। जैसे कि हमारे अभी कलीग कह रहे थे, आई थिंक काफी सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो कि आई थिंक दे आर जस्ट राइडिंग बिकॉज ऑफ मोदी फैक्टर। तो उन पीएसयूज में अगर जो टाइडल वेव आती है, मे बी वी कुड कट डाउन आवर स्टेक, मे बी वी कुड बुक आवर प्रॉफिट। उसके अलावा स्मॉल कैप्स में, जो समय कह रहा था कि मार्च में जो हमने ब्रूटल करेक्शन देखी थी, काफी सारे ऐसे स्मॉल कैप में जो अभी भी उनके नियर अबाउट नहीं आ पाए बिकॉज दे वर डिवाइड ऑफ क्वालिटी। उन तरह के स्टॉक से बाहर हुए, अगर आप नहीं हो पाए तो उनसे बाहर होंगे। उसके अलावा अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, मैं 2 मिनट और लूंगा आपके, आई थिंक देर आर 2-3 इवॉल्विंग सेक्टर्स जो कि हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने में काफी अच्छे इवॉल्व हुए हैं और शायद मार्केट या इन्वेस्टर्स पूरी तरह उसमें इन्वेस्टेड नहीं है। वन इज टेलीकॉम। मेरे को लगता है जो टेलीकॉम में आजकल हो रहा है, जैसे आइडिया का भी एफपीओ आ रहा है, जिस तरह से भारतीय टेली के आ रहे हैं और जिस तरह से मान के चल रहे हैं कि अगले 1 साल में एआरपीयू डिसेंटली बढ़ने वाला है और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इस सेक्टर को, मेरे को लगता है कि ये सेक्टर एक अच्छा इवॉल्विंग सेक्टर हो सकता है, अच्छे रिटर्न दे सकता है। और यहां पर मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स की और फंड्स की पोजीशनिंग काफी डाउन है। उसके अलावा फार्मा, मेरे को लगता है फार्मा में हम देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छी प्रोजेक्शंस आ रही है, अच्छी ग्रोथ आ रही है, यूएस से भी अच्छे साउंड बाइट्स आ रहे हैं। सो आई थिंक ये 2-3 सेक्टर हैं जो मेरे को लगता है, अपार्ट फ्रॉम जो हम रोज बात करते रहते हैं जैसे कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इक्विपमेंट, वो सब तो चल ही रहे हैं। और जो 2-3 सेक्टर मेरे को लगता है थोड़े से डाउन प्ले रहेंगे या थोड़ा सा अंडर करंट उनमें फीबल होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी हैंगे और से समथिंग मे बी इवन एफएमसीजी। आई थिंक ये 2-3 सेक्टर। नहीं पंकज जी सुनो ना, एंड पंकज जी बिल्कुल मुझे एक लाइन का जवाब, आपने इलान मस्क का राग छेड़ दिया है। इलान मस्क की वजह से 2 सेक्टर पे लोगों की बड़ी नजर है, लोग काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। मैंने इसलिए उसको जानबूझ के चूज नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गेसवर्क होता और फिर गेसवर्क में थोड़ा हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि नाम लेना पड़ता। फिर आपने चूंकि नाम ले लिया है तो जो 2 बहुत प्रोमिनेंट थीम्स उनके साथ जोड़ी जा रही हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं क्या? हाँ सर, उसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं। एलन मस्क साहब जो उनकी अपनी टेरेन है यूएस में, आई थिंक वहां पर अभी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि ईवी का जो साइकिल है वो पीक आउट हो चुका है एंड ही इज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस इन हिज टेरेन। तो उनको कोई और विकल्प नहीं है, इंडिया जैसी कंट्री में आना पड़ेगा। और अभी अगले 1-1.5 साल हम कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स की बात नहीं कर रहे। उसके अलावा जो चाइनीज प्लेयर है वो दे आर गिविंग सीरियस रन ऑफ मनी टू एलन मस्क। तो अभी जो एक टाइडल वेव सी आ रही है एलन मस्क को लेके, ईवी को लेके, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले आप ही एक सेंटेंस कर रहे थे कि हम शायद एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई कर देते हैं किसी चीज को जी, और वही चीज हो रही है। तो एक्स्ट्रा ग्लोरिफिकेशन में आई थिंक हमें नहीं जाना चाहिए एंड वी शुड रिमेन रैशनल एंड सेंसिबल अबाउट इट। बिल्कुल, तो इसीलिए हमने कहा भाई बहुत ज्यादा काइट फ्लाइंग नहीं करना मुझे। अनुराग जी, डू नॉट टच, वो कौन सा सेक्टर है आईटी छोड़ के? नहीं, इंडिया में तो ऐसा हाँ, मैं तो नीरज जी वो सरकारी कंपनीज को ही कहूंगा कुल मिलाकर के, वो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। हालांकि नीरज जी ये मुद्दा आपका बहुत अच्छा था, बट इसको एक ही लाइन पे मैं खत्म करूंगा। बट आई थिंक जस्ट टू स्टे अवे, आई थिंक ये सिर्फ गवर्नमेंट है, ये आपका सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना मतलब आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। दीजिए, बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्टली नहीं देते इनडायरेक्टली दीजिए। बट ये सब चले हुए कारतूस है, इनमें कुछ होना जाना नहीं होता है। और ये कहानियां एक्सपीरियंस से आती हैं। जो हम पहले कहानियां सुन चुके हैं तो हम उतने एक्साइटेड नहीं होते हैं। जो नए लोग कहानियां सुन रहे हैं, दे आर मोर एक्साइटेड, राइट? आई अंडरस्टैंड दैट। बट आई थिंक और इस पे कभी बाद में और डिटेल में चर्चा करेंगे। बट आई थिंक इंडियन मार्केट्स को, नॉट द इकोनॉमी बट द मार्केट्स एंड इवन इकोनॉमी को टू सर्टेन एक्सटेंट, एक ही चीज से डरना चाहिए नीरज जी, वो है कॉम्प्लेसेंसी। आई थिंक वी आर बिकमिंग टू कॉम्प्लेसेंट एंड थिंग्स लाइक ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये तो होगा ही होगा, इंडिया में तो आना ही पड़ेगा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, कंपटीशन बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है। इट डजेंट मैटर हाउ फास्ट वी ग्रो, इट इज रिलेटिवली आर वी डूइंग बेटर देन अदर्स। और उस हिसाब से हमें देखना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्सेंसी की बातें, जैसे हम ये पहले भी सुन चुके हैं, इंफ्रा बनना है तो ये होना होगा, वो बनना है तो ये होना होगा, ना ये होता है ना वो होता है। तो आई थिंक बी लिटिल वाइज, don't project this 20%, 18% returns for next 20 years. It is too long.
और आई थिंक ये डिकेड बड़ा अलर्ट रहने का है। दुनिया बहुत बड़े तेजी से चेंज होते हैं। कॉम्प्लेसेंसी इज द ओनली थिंग दैट वी जी। नीड टू वरी अबाउट। दो इसमें बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया। इसमें मेरा एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग से मैं कहता हूँ कि एक चीज़ से डरना चाहिए, वो है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ना मुझे सरकार की पॉलिसी से डर लगता, ना मुझे टैक्स से डर लगता, ना मुझे डेट से डर लगता। मुझे लगता है जब जिस दिन टेक्नोलॉजी डिसरप्ट होती है ना, वो पूरा गेम बिगाड़ देगी, क्योंकि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी हमने कंपनीज़ को देखा है बर्बाद हो गई हैं। तो जो आपने कहा कॉम्प्लिसेंसी, वो इस सेंस में मुझे लगता है ज़रूर होनी चाहिए कि दुनिया में क्या बदल रहा है, इस पर अगर आपकी नज़र है तब तो आप सही चल पाएंगे। अगर उसमें से आप सो गए तो फिर कोई आपको बचा नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं बचा पाएगी। इसलिए टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 बहुत प्रोमिनेंट इश्यूज़ जो थे इस वक्त इस हफ्ते के, वो हमने डिस्कस किए। और अगले हफ्ते हो सकता है मस्क जी कुछ ऐसा करें तो फिर पंकज जी की इच्छा पूरी होगी, हम लोग उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।